हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगी सर लेक्चर्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूनिट 8 के बारे में, जो आपका दो चैप्टर्स इसमें इंक्लूड है। एक आपका है चैप्टर 12 परमाणु और एक आपका चैप्टर है 13 नाभिक। तो ये दोनों चैप्टर को मिलाकर आपका होता है यूनिट 8, जिसमें से आपका टोटल मार्क्स आपका है 6। ये जो इसमें से आपका दो क्वेश्चन आने वाले हैं, 3+3 यानी कि दो क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे इस चैप्टर में जो 3-3 नंबर के कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। तो 3-3 प्रश्न की जो है 3-3 नंबर के दो प्रश्न आने वाले हैं। तो आपका टोटल मार्क्स हो जाता है 6 परमाणु और नाभिक। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो गाइगर मॉडिसन प्रयोग का व्यवस्थात्मक निरूपण कीजिए और अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से गाइगर और उसके साथियों ने क्या परीक्षण किया। तो यह प्रश्न जो है इस साल 2024 में पूछा जा सकता है। इसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं और बात करते हैं परमाणुवीय हाइड्रोजन द्वारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम को दर्शाइए और उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम को और शोषण स्पेक्ट्रम को परिभाषित कीजिए। तो यह प्रश्न भी इस साल 2024 में पूछा जा सकता है। इसके बाद हम बात करें 2019 और 2021 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि हाइड्रोजन परमाणु की बाह्य श्रेणी में तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। सबसे बड़ा व छोटा तरंगदैर्घ्य किस परास का होता है, यह तरंगदैर्घ्य स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पड़ता है। इसके बाद हम बात करें 2021 और 2019 में पूछा जा चुका है कि हाइड्रोजन परमाणु की पाषाण श्रेणी में तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने का सूत्र सबसे बड़ा व छोटा तरंगदैर्घ्य और यह तरंगदैर्घ्य किस क्षेत्र में पड़ता है। तो याद रखिएगा कि पाषाण श्रेणी के लिए हाइड्रोजन परमाणु का जो है तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने का सूत्र हुआ होता है 1/λ इक्वल टू आर अपॉन आर इंटू 1/r 3 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, जहाँ पे n का वैल्यू होता है वो 4 से स्टार्ट होकर 6 से 7 आगे की ओर जाता है। इसका जो सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य होता है वो होता है 18,752 एंगस्ट्रॉम और सबसे छोटा जो तरंगदैर्घ्य होता है वो होता है लैम्डा बराबर 8,204 एंगस्ट्रॉम। तो यह जो स्पेक्ट्रम क्षेत्र है वह औरत तक क्षेत्र में हमको दिखाई देता है। इसके पश्चात हम बात करें तो 2020 में पूछा गया यह प्रश्न है कि बोर्ड सिद्धांत की कमियों का उल्लेख कीजिए। तो यह जो है 2024 में मेरे ख्याल से प्रश्न जो है आ सकता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो बोर मॉडल की जो कुछ कमियां हैं वह यहाँ पास हम लोग को बताया गया है। तो बोर का जो सिद्धांत है वह कि एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे कि हाइड्रोजन या आयनित हीलियम के लिए ही उपयुक्त है। इसके द्वारा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती। इस सिद्धांत में जो है नाभिक को इससे माना गया है, और परंतु यह तभी संभव है जब नाभिक के जो द्रव्यमान है वो अनंत हो। इसके पश्चात हम आगे की ओर चलते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी में तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने का सूत्र, यह तरंगदैर्घ्य स्पेक्ट्रम में किस क्षेत्र में पड़ता है। तो यह प्रश्न 2019, 21, 22 में पूछा जा चुका है। इसके पश्चात हम बात करें रदरफोर्ड परमाणु प्रतिरूप के दोषों का उल्लेख कीजिए। यह प्रश्न 2023 के सेट ए में प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे की ओर चलें तो बोर के परमाणु मॉडल की परिकल्पना के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के आणविक कक्षा की त्रिज्या हेतु व्यंजक उत्पन्न कीजिए। यह प्रश्न 2023 में पूछा जा चुका है। अब आगे चलते हैं इस चैप्टर में। तो बोर परमाणु मॉडल की परिकल्पनाएं लिखिए। यह प्रश्न 2020 और 2022 में पूछा जा चुका है। तो यह प्रश्न जो है मेरे ख्याल से 2024 में पूछा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से यह जो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वर्ष के लिए। अब यह जो चैप्टर है हमारा परमाणु यह जो है यहीं पर समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 13 जो है नाभिक न्यूक्लियस। तो इस चैप्टर में जो है हमारा 3 नंबर के प्रश्न में जैसे कि नाभिकीय विखंडन क्या है, एक उदाहरण देकर समझाइए। द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। तो यह प्रश्न जो है 3-3 नंबर में इस वर्ष पूछा जा सकता है। इसके पश्चात हम बात करें नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। नाभिकीय बल क्या है। आगे चलते हैं। द्रव्यमान संख्या के साथ प्रतिनिक्लियन बंधन ऊर्जा में परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाले ग्राफ खींचिए। अधिक द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक के लिए प्रतिनिक्लियन बंधन ऊर्जा में हास्य का कारण लिखिए। द्रव्यमान संख्या पर आज भी लिखिए। तो यह प्रश्न जो है 2019 के तीनों सेटों में पूछा गया है। इसके पश्चात हम बात करें तो रेडियोएक्टिव नमूने के अर्धायु और क्षय नियतांक पदों को परिभाषित कीजिए। इन पदों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। 2020 में पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं हम।
इसके पश्चात है बीटा 6 में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों में गतिज ऊर्जा वितरण को एक ग्राफ द्वारा जो है प्रदर्शित कीजिए। यह ऊर्जा स्पेक्ट्रम अविरत होता है, क्यों? इसके पश्चात हम बात करें कि 2020 में जो है और 2021 में द्रव्यमान क्षति पूछा जा चुका है। 2020 में रेडियो एक्टिव क्षय नियम क्या है, समझाइए। तो इस नियम के अनुसार ये होता है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ के प्रति सेकंड क्षय होने परमाणुओं की संख्या उस क्षण पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। अर्थात इसको जो है हम लोग सूत्र के रूप में इस तरीके से दर्शा सकते हैं। तो यह प्रश्न जो है मेरे इस वर्ष इम्पोर्टेंट होने वाला है। आगे चलते हैं इस चैप्टर पे। तो निम्न का अर्थ समझाइए, जैसे कि अर्धायु काल, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। और बात करें तो 2023 लास्ट टाइम पे पूछा गया था औसत आयु, नाभिकीय संलयन और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए। स्टूडेंट्स, तो हमारा जो वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे यूनिट 9 के बारे में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।